बात को कहने का और उस हक को पाने का अधिकार आपको संविधान में मिला। संविधान में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि समान कार्य का समान वेतन मिलेगा। बिल्कुल, कोरोना काल में ड्यूटी की है और इस समय जो कांवड़ का ये सारा चल रहा है, आपकी ड्यूटियां कांवड़ में भी लगी हुई है। 12 घंटे की ड्यूटी, कोई बात नहीं, 12 नहीं, अगर 14 घंटे भी काम कराए दिक्कत नहीं, लेकिन 14 घंटे की सैलरी तो दोगे आप। ये तो नियम है और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं कई बार कहा है, कई जजमेंट में कहा है, अलग अलग हाई कोर्ट में कहा है कि काम अगर एक जैसा है और नौकरी उनकी डेली वेजेस पर भी है या कॉन्ट्रैक्ट पर भी है, फिर भी उनको तनख्वाह और सुविधाएं वैसी मिलेंगी जैसी परमानेंट नौकरी करने वाले व्यक्ति को मिलती। इसलिए नहीं मिलता ना क्योंकि आप लड़ते नहीं। अरे आप चुप हो जाओ ना, सबकी बात सुनो ना। इस देश में आप मेरे से चाहे जितना कहते रहो, बीच बीच में बोलते रहो, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। यहाँ हासिल होगा लड़ने से। अभी यहाँ डीसी कपिल साहब खड़े हैं, आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले एक मीटिंग हुई थी राजा राम मोहन राय, वो जो है एक हॉल है ITO पे हुई थी ना, कपिल साहब के खिलाफ 4 मुकदमे डाल दिए डिपार्टमेंट ने, 4। कल हाई कोर्ट में डेट थी, परसों हाई कोर्ट में डेट थी और हम बिल्कुल भी झुके नहीं उसके सामने। हमने कह दिया हमारा जो काम है हम करेंगे, इलीगल कुछ भी नहीं करेंगे, पर लीगल जो संविधान ने अधिकार दिया है, कानून ने दिया है, वो हम लगातार करेंगे। हाई कोर्ट में कह दिया हम, तो हमें इस बात की परवाह नहीं है कि मुकदमे 4 है या 40 है या 400 है। हमें सिर्फ इतनी बात चाहिए कि लड़ाई जब अंतिम छोर तक पहुंचेगी उस समय तक आप हमारे साथ हमने तो लड़ने का कोई मतलब नहीं। आपके साथ जो अन्याय हो रहा है केवल आप नहीं है, ऐसे इसी दिल्ली में लाखों लोग हैं, चाहे आप हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे बिजली वाले हो, चाहे पढ़ाने वाले मास्टर हो, हर विभाग में यही हाल, चाहे DTC वाले हो, कोई ऐसा विभाग नहीं है जो छूटा हुआ हो। और देश, इसमें राजधानी में जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है, मतलब किस कदर झूठा व्यक्ति है, जो कहता था कि साधारण व्यक्ति की तरह रहूंगा। 43 करोड़ रुपए तो आज उसके मकान के चमकाने में लगे। 43 करोड़, मुझे लगता है 43 करोड़ में एक साल तो आपकी तनख्वाह मिल ही जाएगी, जितनी तनख्वाह आपको मिलती है। ये स्थिति है नेताओं की, लेकिन ये नेता इसलिए ये सब करने में समर्थ हो जाते हैं, आप लड़ते नहीं। मुझे ध्यान है 1 महीने पहले जब मेरे घर पर मीटिंग हुई थी, आप सब लोग आए थे, उसके बाद से हम आज मिल रहे हैं। हम लोगों को बीच में काम करना चाहिए था और मैंने कहा था कि जो भी आपकी दिक्कतें हैं सारी लिख के मुझे दो। आज तक आपने किसी ने नहीं दी मुझे लिख के। लड़ेगा कैसे आदमी, किस बात पर लड़ेगा? या तो आपको हम पे विश्वास नहीं है, या आप ये ठीक है बुलाया यार चले चलते, जो होगा तो हो जाएगा, नहीं तो जाने दे भाड़ में। लड़ाई ऐसे नहीं लड़ी जाती कभी भी। जीतनी तो बात ही छोड़ दो आप, लड़ाई तो ये तय करके लड़ी जाती है कि चाहे जो भी हो, आज मैं खड़ा हुआ हूं तो जब तक जीतूंगा नहीं पीछे नहीं हटूंगा। इस लड़ाई में या तो आर है या पार है, या तो इधर है या इधर है। सब लड़ाई लड़ी और जीती जाती है। जैसे मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया, किसानों ने तय कर लिया बस चाहे जो भी हो जाए, जब तक कानून वापस नहीं होंगे हटेंगे नहीं। कानून वापस लिया सरकार ने, तब हटे वो। इसी तरह से और बहुत सी लड़ाइयां लगातार हो रही, निर्भर इस बात पे है कि आप कितनी ईमानदारी से और कितनी मजबूती से लड़ रहे हैं। अब सोचो आप खुद, आप लोग 15 साल, 20 साल, 18 साल, 12 साल, 10 साल आपको हो गए अत्याचार झेलते हुए। अत्याचार ही तो झेले हो ना आप। दिल्ली जैसे शहर में क्या होता 15,000 रुपए,
अगर आप 1 या 2 कमरों का मकान ले लो तो 15,000 रुपए किराए में चले जाते हैं। हमने एक ऑफिस लिया हुआ है 1 कमरे का, उस ऑफिस का किराया 12,000 रुपए किराया 1 कमरे का है केवल, और वो भी कहा सुंदर नगरी में। 12,000 रुपए किराया, 1,000 रुपए लगभग बिजली का है, 13,000 रुपए हो गए, और तुम्हें 15,000 रुपए तनख्वाह मिलती है। ये स्थिति है। सो इंसान को जब आप काम ले रहे हो तो जीने लायक पैसे देने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। और ये बाकायदा संविधान में लिखा हुआ है। मैंने तब भी कहा था, फिर कहता हूं, आप उसे पढ़ोगे तो आपको जानकारी होगी कि आपके फर्ज क्या है, आपके अधिकार क्या है और सरकार की जिम्मेदारी क्या है। पर आप पढ़ते नहीं। अनुच्छेद 13 से लेके 32 तक तो आपके अधिकार ही है, मूल अधिकार है, और 36 से लेके 51 तक बस इतना ही है। सरकार का क्या काम है वो पढ़ने आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। तो मेरा तो आपसे इतना ही निवेदन है कि हमें इन बात से फर्क नहीं पड़ता। हम तो रोज कोर्ट में रहते हैं कि 10 मुकदमे कर दो, 100 कर दो, 1000 कर दो, 400 कर दो, 40 कर दो, हम तो लड़ेंगे। और आपकी जो मांग है बहुत जायज मांग, आपके साथ में वाकई अन्याय हुआ, लेकिन मैं ये मानता हूं कि केवल पिछले 3 महीने की तनख्वाह और आपको फिर से ये 89 दिन के लिए ले लिया जाए, आप इसके लिए मत लड़ना, केवल इसके लिए मत लड़ना। आप लड़ना इसके लिए कि आपको पिछले 3 महीने की तनख्वाह तो मिले ही, लेकिन आप 10-15 साल से लगातार काम कर रहे हैं, और अभी भी जब 89 दिन खत्म हो गया उसके बाद से भी आप 1 दिन बैठे नहीं है, लगातार काम कर रहे हैं। इसका मतलब आपकी जो नौकरी है, आपका जो काम है वो कंटिन्यू है, लगातार है, तो आप परमानेंट के हकदार हैं। तो अपनी लड़ाई परमानेंट नौकरी के लिए लड़ो, और परमानेंट नौकर को जो तनख्वाह मिलती है, जो सुविधाएं मिलती हैं, चाहे वो मेडिकल की हो, चाहे पीएफ पीपीएफ की हो, किसी भी तरह की हो, वो सारी आपको भी उनके ही बराबर मिलनी चाहिए। लड़ाई इसके लिए लड़ो तब तो लड़ने का मजा है। केवल 3 महीने के लिए लड़ो और फिर 89 दिन के लिए आओ, इस लड़ाई को मैं लड़ाई नहीं मानता, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं इसमें आप देंगे भी नहीं। सरकारें बहुत निकम्मी हो चुकी है, उनकी चर्बी बड़ी मोटी हो चुकी है, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। इतनी मोटी चर्बी हो चुकी है, कोई असर पड़ता नहीं जब तक उन्हें अंदर से पकड़ कर हिलाया ना जाए, और वो हिले गए आपकी ताकत से। इस बात की परवाह मत करना कि आप 600 लोग हैं, हजारों लोग आपके साथ खड़े होंगे, डीटीसी वाले आप लोग शामिल थे। 25,000 बिजली वालों की तनख्वाह लड़ रहे हैं ना, उसके लिए लड़ रहे हैं, उनके अधिकारों के लिए, जिसमें 4 मुकदमे कपिल साहब पर पड़ गए। तो इस तरह से सारे लोग आपके साथ में होंगे। तो मेरा कहना यही है कि आप भी उनके साथ भी रहो, उन्हें भी आपके साथ लाएं, और सारे मिलकर लड़ाई लड़ो, क्योंकि लड़ाई तो सबकी एक ही है। मैं अभी कोर्ट से आया, आप डेली वेजेस पे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, तो मैंने पूछा उनसे, भाई आपको क्या किस तरह की आपको सुविधाएं मिलती हैं? कि साहब हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट होता है 1 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए। कोई बात नहीं, तनख्वाह कितनी मिलती है? तनख्वाह मिलती है 30,000, आपसे तो दुगनी है, लेकिन हक उन्हें भी नहीं मिल रहा, पता ही नहीं क्या हुआ। पर वो ये है कि भाई 30,000 मिल रही है, कॉन्ट्रैक्ट है, उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन उसमें भी ये है कि अगर डॉक्टर नहीं आएगा तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, उन्हें भी तभी मिलेगा जब डॉक्टर आएगा। छुट्टी होंगी तो कुछ नहीं मिलेगा, बाकी और कोई फैसिलिटी उन्हें नहीं है, वो भी आप ही की तरह। डिस्पेंसरी मैं उसकी बता रहा हूँ, हमारे कोर्ट में डिस्पेंसरी है और ये मोहल्ला क्लिनिक वगैरह, तो उसमें है, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। ये स्थिति है हमारे यहाँ दिल्ली बाहर में। एक डॉक्टर साहब चले गए पिछले 23 तारीख से, वहां पे कोई नहीं है, तो उनको भी कोई सैलरी नहीं मिल रही, क्योंकि डिस्पेंसरी खुले ही नहीं। डॉक्टर होगा तो खुलेगी। तो ये दिक्कत है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आपकी नहीं है, सबकी है, तो लड़ाई तो सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी। और निवेदन यही है साथियों, बिल्कुल सोच लो भाई, इस बार पूरी ताकत से लड़ेंगे, और केवल इसके लिए नहीं 89 दिन के लिए या 3 महीने की तनख्वाह, भैया परमानेंट करो, परमानेंट के हम हकदार हैं, और परमानेंट के हिसाब से हमारा जितना बनता है वो सब हमें दो। मेरा आपको इतना ही कहना है। ये सरकार है, जैसे मैंने बताया, ये बहरी गूंगी सरकारें हैं, निकम्मी सरकारें हैं,
मोटी चमड़ी वाली सरकारें हैं, बेईमान और भ्रष्ट सरकारें हैं, पूरी तरह से बेईमान। ये बड़े अपने आप को ईमानदार कहता था केजरीवाल, छटा हुआ बेईमान है। बेईमानी के मामले में उसका भी शायद बाप है मोदी का, उससे कम नहीं है। तो इन बेईमानों से लड़ना है, इसलिए हमें मजबूती के साथ में लड़ना है। आपकी लड़ाई में हर पल हम साथ थे, आपके साथ हैं। आज फैसला लेंगे आगे इस लड़ाई को कैसे लड़ेंगे, मैं समझता हूँ कपिल साहब आपको बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।